एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत बना दिया जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है, 9 फरवरी 2026 का है। स्पेशली 4 बातें बता दी गई है कि एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी पुलिस गिरफ्तार कब कर सकती है और कब गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो पूरा मैटर हम जान लेते हैं। और ये जो मैटर है ये दहेज केस का है, डॉवरी डेथ का है। यहां पे जो लड़की है यानी कि जो पत्नी है उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी मां ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि हमारी लड़की को जो है मारा गया है और शादी सिर्फ 7 महीने ही चली है। अब हुआ क्या, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लगाई कि भाई हमको जो डॉवरी डेथ का मुकदमा जो हमारे ऊपर लगा हुआ, जो कि नए कानून में सेक्शन 80 के 2 के तहत में बनता है और दहेज का जो कानून है वो बनता है 85 का 2 के तहत में, भाई उससे हमको क्या कर दिया जाए, एक बार हमको जो है जमानत दे दी जाए। एक बार तो हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन वो चार्जशीट तक दी थी। लेकिन चार्जशीट के बाद अब वो दोबारा एंटीसिपेटरी बेल के लिए आए, तब हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, बोला मैं अब आगे जमानत नहीं दूंगा। अब दरअसल हुआ क्या हुआ, या कि इनके ऊपर ये मुकदमा लगा हुआ है। ये मुकदमा जो है उस लड़की यानी कि जो मृतक है उसकी मां ने जो है एफआईआर दर्ज करवाई है और इन्होंने यहाँ पे दलील दी है कि भाई हमारे ऊपर ये जो मामला सारा जो है यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि सब झूठा है, ना हमने उसके साथ में मार पिटाई की है, ना उससे कोई दहेज मांगा है और ना ही दूसरी पार्टी के पास में ऐसा कोई सबूत है। उस लड़की की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ हुई है, फिर भी जो है इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे इनको जमानत तो दी ही दी है, साथ में सिद्धांत भी बताए कि पुलिस कब अरेस्ट कर पाएगी और कब नहीं कर पाएगी। यह कहा जा सकता है कि एक यहां पे है ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अग्रिम जमानत आवेदन पर, यह अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन पर निर्णय करते समय न्यायालयों को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए। जब भी कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन कोर्ट के सामने आती है, कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति कल को भाग जाएगा। गिरफ्तार क्यों करते हैं, गिरफ्तार इसीलिए तो करते हैं ना, कल को ये भाग ना जाए। अगर वो भाग ही नहीं रहा है तो आप उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दो। एक मामले की गंभीरता देखो कि मामला कितना गंभीर है ना। अब ये जो फैमिली केस है, ऐसे फैमिली केस जो है आंकड़ा ये कहता है कि मोस्टली केस जो वो झूठे पाए जाते हैं, कुछ केस सच्चे पाए जाते हैं। ये आंकड़ा बता रहा है जो फैमिली केस होते हैं, जिसमें दहेज केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया, तो इनमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी काफी सारी जजमेंट है जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है कि आंकड़ा ये कहता है कि ज्यादा केस झूठे हैं। तो ऐसे केसों में जो है कोर्ट को सिर्फ ये देखना चाहिए कि भाई वो भाग तो नहीं जाएगा। कैद इसीलिए करते हैं ना, भागे ना। अगर वो भाग नहीं रहा तो आप उसको क्या दो, उसको आप एंटीसिपेटरी बेल दे दो। न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्रियों का सावधानीपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की वास्तविक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए। वास्तविक भूमिका का मतलब ये होता है कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। अब कोई आदमी मान के चलो टीचर है, उसको गिरफ्तार कर लिया, अब उसकी एक इमेज है, कोई सरकारी नौकरी में उसकी अपनी एक अलग इमेज है। कोई आदमी जो बिजनेसमैन है, कोई सरपंच है, कोई नेता, उसकी अपनी एक इमेज है। एक बार गिरफ्तार होने के बाद उस व्यक्ति की इमेज जो है वो खत्म हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस जजमेंट के अंदर। और ये जजमेंट मैंने ये पूरा पढ़ा था, बहुत अच्छा जजमेंट है। अगर आप भी जमानत के लिए जजमेंट यूज कर रहे हो तो इसको कर लेना। और इस केस के अंदर कम से कम 5-6 जजमेंट और हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर आपको बेल लेनी है हाई कोर्ट से तो आप इन जजमेंट का हवाला ले सकते हो। अपने केस के अंदर भी मैं सारी चीजें आपको दिखा दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे बात बताई गई है। अब यहाँ पे वर्तमान मामले में अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद, आरोपों की प्रकृति को देखने के बाद, आवेदन की भूमिका और मामले की सभी तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की गुण दोष पर आगे विचार किए बिना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं, मामले की गुण दोष पर। मामले का गुण दोष का मतलब ये है कि भाई कौन आरोपी होगा, किसको जेल होगी, किसको नहीं होगी, क्या सबूत पेश कर रहे हैं, क्या सबूत नहीं पेश कर रहे हैं, आगे विचार किए बिना, उनके सबूत देखे बिना अग्रिम जमानत की प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए। अगर किसी कोर्ट के सामने ऐसी कोई एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन आती है तो वो उसके गुण दोष पर विचार ना करके वो उस बंदे को जो है आर्टिकल 21 के तहत उसकी भी आज़ादी का अधिकार है, सिर्फ ये देखे कि बस भाग ना जाए। अगर भागने का डर नहीं है तो उसको क्या देनी चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए। तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, लेकिन साथ में सिद्धांत भी बना दिए हैं। चलो ये तो वहां तक का था। अब यहाँ पे देखो सिद्धांत हम देख लेते हैं डायरेक्ट। उपयुक्त आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुरोध के अनुसार अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन वह जमानत केवल आरोप पत्र दाखिल होने तक ही सीमित थी। यहां पे एक बहुत अच्छी बात बताइए, पहले तो हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी, लेकिन वो कब तक थी, सिर्फ जब तक चार्जशीट जमा ना हो तब तक उसकी वैलिडिटी थी।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पहले दी गई सुरक्षा समाप्त हो गई और ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता ने एक नए आवेदक के माध्यम से फिर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। पहले तो हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी और उसकी वैलिडिटी रख दी चार्जशीट तक। दोबारा जब वो व्यक्ति हाईकोर्ट में गया तब उसने उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। हमें यह समझ में नहीं आता, इस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है कि अग्रिम जमानत देने को जांच पूरी होने और आरोप पत्र दाखिल होने तक सीमित रखने का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये टाइम पीरियड क्यों डिसाइड किया। अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल ही दे दी है तो ये टाइम फिक्स क्यों किया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हमको भी ये चीज समझ में नहीं आई है। यदि उपरोक्त सत्य है तो हाई कोर्ट को विवादित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत देने से इनकार करते समय स्पष्ट करना चाहिए था कि ऐसा विशिष्ट या गंभीर जिसके कारण हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना किया। तो या उसको अपना रीजन देना था कि मैंने जो है आरोप पत्र तक ही बेल क्यों दी है, या फिर हमने इसकी बेल रिजेक्ट क्यों की है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। बड़ी अजीब बात लग रही होगी आप लोगों को भी। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। आगे तो मैं आपको डायरेक्ट इसके सिद्धांत बता देता हूं जो यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे भी वो सुनील अग्रवाल और उसी जजमेंट का हवाला यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार कानून की स्थिति स्पष्ट है। एक बार अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद यह आमतौर पर बिना किसी निश्चित समय के लिए जारी रहती है। एक तो कोर्ट ने यह बता दिया, अब कोई कोर्ट जो है वो टाइम डिसाइड नहीं करेगा एंटीसिपेटरी बेल का। एक बार एंटीसिपेटरी बेल दिए जाने के बाद यह आमतौर पर बिना किसी निश्चित समय सीमा तक जारी रहेगी। इसका कोई टाइम, एक बार अगर मिल गई तो फिर आगे तक रहेगी जब तक वो कंडीशन नहीं तोड़ता है। आरोप पत्र दाखिल करना, संज्ञान लेना या सम्मन जारी करना विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना सुरक्षा समाप्त नहीं करता है। ठीक है, फिर जजमेंट का हवाला दिया। मामले में संविधान पीठ ने यह माना कि अवधि न्यायिक विशेषाधिकार का विषय है और इसे मनमानी समय सीमाओं द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी बेल की समय सीमा नहीं हो सकती है। फिर उसी जजमेंट का हवाला दिया है, जैसे हमने पहले देखा कि क्या करना चाहिए, गुण दोष पर विचार किए बिना जो है उसको जमानत दे देना चाहिए। अब यहाँ पे 4 सिद्धांत क्या बना दिए। यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी है, आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो आपके काम की है। अब हम सिद्धांत देखने वाले हैं। पहले तो आप ये केस देख लो, सुमित नाम से ही, सुमित जो है उस लड़की का देवर था जिसको गिरफ्तार किया गया है, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और एंटीसिपेटरी बेल का कहाँ लगी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी थी। वहां रिजेक्ट होने के बाद कहाँ गई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आ गई। 9 फरवरी 2026 को इसका फैसला आया है। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला था, एक जजमेंट ये आ गई। ठीक है, मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक जजमेंट ये आ गई, एक जजमेंट ये आ गई, एक जजमेंट ये आ गई। ये सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक जजमेंट फिर ये आ गई और फिर यहाँ पे ये नहीं, ये तो क्वेश्चन आया है। और एक जजमेंट ये सुनील अग्रवाल वाली फिर आ गई, और एक जजमेंट फिर ये आ गई दिल्ली हाई कोर्ट की, और एक जजमेंट फिर जो है ये आ गई, ये पहले भी आ चुकी है। एक जजमेंट जोगिंदर वाली आ गई, एक जजमेंट फिर ये सुरेंद्र वाली आ गई, मोहम्मद वाली आ गई, है ना। और इसके बाद फिर यहाँ पे भी सुनील व दोनों जजमेंट ये दोबारा यूज की गई हैं। एक जजमेंट फिर ये आ गई, प्रहलाद वाली आ गई, प्रदीप वाली आ गई, प्रहलाद को फिर यहाँ बताया गया है। तो ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट है। अगर आप भी एंटीसिपेटरी बेल ले रहे हो या कोई भी बेल अगर आप लेना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या अपने स्टेट की हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला आप जरूर दो अपनी पिटीशन के अंदर। काफ़ी सारे एडवोकेट ऐसा नहीं करते हैं, है ना। अब जो लोग भुगतभोगी हैं वो तो ये चीज़ समझ जाते हैं कि यार ये चीज़ करनी चाहिए थी। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भी तो कोई एडवोकेट ही होंगे सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने भी तो जजमेंट्स का ही यूज किया है। तो ये जजमेंट ट्रायल कोर्ट वाले वकील भी तो कर सकते हैं और आप लोग समझ जाओगे कि हाँ ये करनी चाहिए थी। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट के बयान तो बाद में आए, पहले तो ये सारी जजमेंट किसने यूज की है, वकीलों ने ही यूज की है। तो यही कह रहा हूँ, जो भी पिटीशन आप यूज करो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और अपने स्टेट की हाई कोर्ट की आप जो है जजमेंट का यूज आप जरूर किया करो, उसका हवाला जरूर दिया करो। अब मैं आपको इसके सिद्धांत बता देता हूँ। देखो, उपरोक्त परिस्थितियों में हम परिस्थितियों के संबंध में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिसमें किसी अभियुक्त को जमानत दिए जाने के बाद उस पर संज्ञेय और गैर अपराधी का ऐसे अगर कोई मामले हैं, 4 चीजें ये है मेन। अभियुक्त नए संज्ञेय व गैर जमानती अपराधों के लिए आत्मसमर्पण कर सकता है और जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। जमानत अस्वीकृत होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला सिद्धांत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ है और बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर कोई और आरोप भी बन गया है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, जैसे कि एक बार मुकदमा दर्ज हो गया दहेज केस का 498A का, बाद में पता चला कि ये उस दहेज मृत्यु में भी शामिल था, तो जो और मुकदमा लगा है ना, उस मुकदमे की जो जमानत होगी वो उसको कोर्ट से लेनी पड़ेगी, यानी कि पहले वाली जमानत में उसका काम नहीं चलेगा।
लेकिन क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है? लेकिन पुलिस भी उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। वो क्यों? वो आगे बता दिया। जांच एजेंसी अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी हिरासत के लिए सीआरपीसी की धारा 437(5) और 4392 के तहत न्यायालय के आदेश की मांग कर सकती है। लेकिन अगर किसी के ऊपर नए आरोप बनते हैं, जो 319 की एप्लीकेशन हम क्यों लगाते हैं? 319 की एप्लीकेशन इसीलिए लगती है कि हम उसके ऊपर आरोप जो है और बनवाना चाहते हैं। भाई 2 धारा लगी हुई है, 4-5 और लगवाना चाहते हैं। तो 4-5 के लिए एक तो उसको अलग से जमानत लेनी पड़ेगी, और अगर वो अलग से जमानत नहीं लेता है तो पुलिस उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको उसी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी जिस कोर्ट ने पहले उसको जमानत दी, यानी कि जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है। अब आगे देखो तीसरा सिद्धांत। सीआरपीसी की धारा 437 का 5 और 439 का 2, ये होता क्या है? 437 का 2 जो होता है, अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को जमानत पे छोड़ देती है, लेकिन कोर्ट लगाती है शर्तें, अगर कोई उन शर्तों को तोड़ देता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट आदेश करेगी कि जाओ उसको गिरफ्तार करके लेके आओ, पुलिस वाला उसको हाथ नहीं लगा सकता है। और 4392 के अंदर भी अगर कोई रेप केस के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है पिटीशन के लिए, एंटीसिपेटरी बेल आई हुई, तो उस पर कोर्ट अपनी मर्जी से क्या है, वो उसको जमानत दे या न दे, वो कोर्ट अपनी पावर का यूज कर सकती है। अपनी शक्तियां प्रयोग करते हुए जमानत रद्द होने के बाद पहले से जमानत प्राप्त आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है, लेकिन कोर्ट निर्देश देगी तभी पुलिस पकड़ के लाएगी, अदरवाइज पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। और चौथी बात बता दी, ऐसे मामले में जहां किसी आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जांच अधिकारी किसी अपराध या अपराधों के जुड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई नहीं कर सकता है, बल्कि ऐसे अपराध या अपराधों से जुड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय से आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आदेश प्राप्त करना होगा। तो एंटीसिपेटरी बेल के बाद क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। और अगर पुलिस को अरेस्ट करना है और नए मुकदमे में अरेस्ट करना है तो उस कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी जिस कोर्ट ने जमानत दी है कि हमने इसके ऊपर नए आरोप बनाए हैं। तो और वो व्यक्ति नए आरोप बनने के बाद भी क्या ले सकता है जी? उनके लिए अलग से जमानत ले सकता है। तो ये बात आप समझ लो कि एक बार अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल गई और अगर उस मुकदमे में कोई और अपराध बनता है, पुलिस आपको टच नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब जो है एक चीज और मैं आपको बताने वाला था, वो ये बताने वाला था कि एक बार अगर मुकदमा कोर्ट में जा चुका है, यानी कि चार्जशीट में जा चुका है, उसके बाद पुलिस उस मुकदमे से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। अब जाने कोर्ट, कोर्ट उसको जमानत दे, कोर्ट उसको जमानत ना दे, कोर्ट उसको वारंट पे बुलाए, कोर्ट उसको सम्मन पे बुलाए, पुलिस वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता एक बार कोर्ट में फाइल अगर जा चुकी है तो। लेकिन कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की परमिशन से पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो ये थी नई जजमेंट 9 फरवरी 2026 की, केस मैं आपको बता ही चुका हूं। तो जिसको ये जानकारी अच्छी लगी वह लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपका अदर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। आपका रिप्लाई हम जो है शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल और है करंट ट्यूब शॉर्ट्स नाम से, वहाँ पे आपका जो भी कमेंट आता है उस कमेंट का रिप्लाई जो है 1 मिनट 1.5 मिनट की जो भी वीडियो बनती है वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हमने दिए हुए हैं, जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। या फिर आपका जो कमेंट आप हमको जो कर रहे हो उस कमेंट के रिप्लाई में हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे जिससे आपको ईजी हो जाएगा। और ये जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।